स्टूडेंट्स। कल लास्ट टॉपिक चल रहा था अपना नीट से संबंधित कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ रहे थे, कौन से वैज्ञानिक ने किसके बारे में डिस्कवरी की। तो अपना लास्ट था चरक ने चरक संहिता की खोज की थी, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की खोज की थी। और सुश्रुत संहिता ही वो उपकरण था जिसमें सर्जरी, सुश्रुत को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सर्जरी, सर्जरी का पिता। जो वर्तमान में जो आपकी सर्जरी चल रही है, ऑपरेशन चल रही है, उसमें बहुत सारे जो उपकरण काम आते हैं सुश्रुत ने उसी टाइम खोज दिए थे वो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी सर्जरी, जैसे नाक की सर्जरी कर दी थी उसने। इसके अलावा कान की सर्जरी। तो उस टाइम से ही सर्जरी का क्या हो रहा है, आपका विकास हो रहा है। पर दुर्भाग्य ये है कि उनकी खोज को इतना महत्व नहीं मिला, या साहित्य नहीं मिल पाया, कंप्लीट साहित्य नहीं मिल पाया, या पढ़ नहीं पाए, या क्रमबद्ध साहित्य नहीं मिल पाया, इसलिए सर्जरी का जो क्रेडिट है वो किसी और को मिला। अब अपन देखते हैं विज्ञान में ऐसी कौन कौन सी शाखा हैं जिनका इम्पोर्टेंट रोल है साइंस में, या आपके जो अभी जो लेक्चर चल रहा है, या आपके नीट में कौन कौन से आने के चांसेस है। तो ये बेसिक्स है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, नहीं आएगा तो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की शाखाएं बहुत सारी शाखाएं हैं, और कुछ कुछ शाखाएं देखेंगे अपन विज्ञान की शाखाएं। आज मैंने एक किसी का कमेंट्स पढ़ा था, किसी मेरे लेक्चर का नहीं किसी और का था। वो बच्चा नीट की तैयारी करना चाह रहा है, पर उसको जो भी मैटर मिल रहा है मोस्टली कहाँ मिल रहा है, आपका इंग्लिश में मिल रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी उन बच्चों को जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, वो मेरा लेक्चर देखिए, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं सोल्व करूँगी। तो विज्ञान की शाखा में सबसे पहले देखते हैं अपन वर्गीकी, जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। इसमें क्या किया जाता है, पहचान करेंगे पहले, सबसे पहले पहचान करेंगे, फिर नामकरण करेंगे, पहचान करेंगे, नामकरण करेंगे, और फिर क्या करेंगे अपन, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण तो विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसको वर्गीकी कहते हैं, उसमें किसी पादप जंतु को पहचाना जाता है, फिर उसका नामकरण करते हैं, जंतु है, पादप है, कवक है, शैवाल है, जो भी है। फिर उसका वर्गीकरण, उसको वर्गीकृत करेंगे अलग अलग क्लासों में, मोनोकोट है, डाइकोट है, एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, या फिर कौन सा जंतु है, एकशेरुकी जंतु है, कशेरुकी जंतु है, ऐसे अपन इसको वर्गीकृत करें। ये बहुत बड़ी ब्रांच है, साइंस की बहुत बड़ी ब्रांच है वर्गीकी। ये जंतु विज्ञान में भी आपकी काम आएगी, और पादप विज्ञान में भी ये बहुत बड़ी ब्रांच है। आइडेंटिफिकेशन, पहचानना, नामकरण, नोमेनक्लेचर, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना। तो ये तीन अलग अलग से आपकी ब्रांचें बन जाती है। अगली देखते हैं अपन, अगली ब्रांच कौन सी है आपकी, वो देखते हैं अपन मॉर्फोलॉजी, आकारिकी, मॉर्फोलॉजी। बाह्य संरचना का अध्ययन, बाह्य संरचना का अध्ययन करना। आप टर्मिनोलॉजी ये इंग्लिश में भी ध्यान रखोगे, हिंदी में भी ध्यान रखोगे। मॉर्फोलॉजी मतलब कोई भी पौधा है, जंतु है, बैक्टीरिया है, शैवाल है, कवक है, वो बाहर से कैसे दिखता है, वो क्या हो जाएगी, मॉर्फोलॉजी। जैसे मेरा ये पेन है, बाहर से कैसे दिख रहा है, मेरा मार्कर बाहर से कैसे दिख रहा है, ये इसकी क्या हो जाएगी, मॉर्फोलॉजी। तो उसकी बाह्य संरचना का अध्ययन क्या करना क्या कहलाएगा, आपका आकारिकी। अगला देखते हैं अपन शारीरिकी, एनाटॉमी। इसका मतलब होता है आंतरिक संरचना का अध्ययन, आंतरिक संरचना का अध्ययन। आंतरिक संरचना कैसी है, मतलब जैसे अपन क्या कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, तो अपन ने आंत की संरचना देखी है, पाचन तंत्र देखा है, आमाशय देखा है। जैसे अपन ऑपरेशन करते हैं किसी अंग का, सर्जरी करते हैं, तो अंदर से कैसा है, या फिर अपन ने क्या किया, जैसे ये तना ले लिया, इसका टीएस काटा है,
या फिर इसका LS लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्घ्य काट। अनुप्रस्थ का मतलब ऐसा, इसको बोलते हैं TS सेक्शन और इसको क्या बोलते हैं अपन, LS सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अनुप्रस्थ ये कैसा हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ और ये कैसा हो जाएगा आपका अनुदैर्घ्य। तो इन सब का अध्ययन मतलब अंदर से किसी जीव की संरचना कैसी दिखती है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, वो किस में आ जाएगी आपकी एनाटॉमी में। तो ये एनाटॉमी एक बहुत बड़ी ब्रांच होती है साइंस की, और जो सर्जरी होती है आपकी मोस्टली एनाटॉमी के अंतर्गत ही आती है। और अगली ब्रांच देखते हैं, अगली ब्रांच कौन सी हो सकती है आपकी, ऊतक विज्ञान, हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान, हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों का अध्ययन मतलब ऊतक की संरचना, कोशिकाओं का समूह मिलकर, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो, कार्य समान हो, मिलके क्या बनाते हैं आपके ऊतक बनाते हैं। तो ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, आंतरिकी कैसी होती है। तो इसमें क्या करेंगे, इनकी आंतरिक संरचना का भी अध्ययन कर लेंगे, इनकी बाह्य संरचना का भी अध्ययन कर लेंगे, मतलब ऊतक विज्ञान कह सकते हो। ऊतकों के बारे में विभोजोतक क्या है, इसके अलावा तरल संयोजी ऊतक क्या है, बोन्स हड्डियां वो भी किस में आता है आपके ऊतक में होता है। तो सारे का अध्ययन क्या कहलाएगा आपका ऊतक विज्ञान। अगला देखते हैं, अगली शाखा कौन सी है आपकी, भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। भ्रूण का अध्ययन देखो, ये एक ब्रॉड साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है। एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान। भ्रूण का निर्माण कैसे हुआ, एक स्पर्म, एक कोशिका, अंडा, एक कोशिका, दोनों आपस में मिले, उन्होंने क्या बनाया, जाइगोट बनाया, युग्मनज बनाया। युग्मनज में आगे परिवर्तन हुआ, विकास हुआ, एक कोशिका से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 8 बनी, 64 बनी, मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्ट्रा, ये अवस्थाएं आई और एक विकसित जीव का निर्माण हो गया। तो भ्रूण का जो संपूर्ण अध्ययन है, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिका थी, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक कोशिका थी, उससे संपूर्ण जीव का निर्माण कैसे हुआ, वो सब अध्ययन किसमें करेंगे अपन, भ्रूण विज्ञान में। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, आपकी एक शाखा होती है जो एम्ब्रो का डेवलपमेंट है। इसमें एम्ब्रो के डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या क्रियाएं होती है, भ्रूण में क्या क्या अवरोध हो सकते हैं या क्या क्या बीमारियां हो सकती है, इसका सोनोग्राफी करके कैसे आप इसका क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, वहाँ जेनेटिक्स भी आके आपकी जुड़ जाएगी। तो यह है आपका एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान, मतलब भ्रूण का विकास कैसे हुआ, परिवर्धन कैसे हुआ, ये सब किस में अध्ययन करेंगे अपन, भ्रूण विज्ञान में। अगली शाखा देखते हैं अपन, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, पर्यावरण व मानव का आपसी संबंध। आपका जो पर्यावरण है, अपना जो पर्यावरण है, उसका और अपना आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, को रिलेशन है, उन सब का अध्ययन क्या कहलाता है आपका पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। यहाँ वैज्ञानिक आते हैं अर्नेस्ट हैक्कल, एक साइंटिस्ट है हैक्कल, जिन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अपन जब इकोलॉजी पढ़ेंगे, इन सबको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, अलग अलग से टॉपिक्स के में, ये अभी तो मैं सिर्फ शाखाओं के नाम बता रही हूँ। टैक्सोनॉमी, अपन बॉटनी की टैक्सोनॉमी अलग से पढ़ेंगे, जूलॉजी की टैक्सोनॉमी अलग से पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी, पादप की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे अलग से, एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान भी पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ेंगे, और इकोलॉजी को भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये अभी मैं आपको बेसिक फंडा बता रही हूँ कि इनके अंदर होता क्या है, तो आपको ये ना लगे कि ये बिल्कुल नया टॉपिक है। अपन कहाँ जा रहे हैं, चैप्टर की 16 में जा रहे हैं।
अपन उसकी सोल को टच करना चाह रहे हैं। तो इकोलॉजी, पर्यावरण मनुष्य का आपसी जो संबंध होता है, को रिलेशन होता है, वो है क्या आपका इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। जैसे वायु है, पानी है, मिट्टी है, इन सब का किसी न किसी जीव से या जीवों का आपस में संबंध है। प्रेजेंट में निकल के आया है, जो अभी परिस्थितियां चल रही है उससे निकल के आया कि अगर पर्यावरण को नहीं बचाया गया, नहीं संतुलित किया गया, तो ये जो आज परिस्थिति आपके सामने उभर के आई, इससे भी भयंकर परिस्थिति आएगी। ये आपको, आपके लिए एक इंडिकेशन है, एक इंडिकेटर है, आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर आपने पर्यावरण को नहीं बचाया, अपनी अर्थ को नहीं बचाया, दुरुपयोग किया है, गलत उपयोग किया है, अंधाधुंध उपयोग किया है, तो उसके रिजल्ट कई कोरोना वायरस है। ठीक है, अभी कई ऐसे एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, पर्यावरण बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आपको बच्चों को तारे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दूर दूर की जो आपकी आवाज़ है वो सुबह शांत वातावरण में आपको सुनाई पड़ रही है। इसके अलावा प्रकृति में ऐसे नए नए क्रिएचर दिख रहे हैं, ऐसे प्राणी दिख रहे हैं जिन्होंने आपने उनको कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अभी मानव की गतिविधियां बिल्कुल खत्म हो रखी है, लॉकडाउन चल रहा है, घर पे है, तो ये आपको फ्यूचर के बारे में बता रहा है। अगर आपने प्रकृति को सेव नहीं किया तो आपको और भी भयंकर नुकसान उठाने पड़े। तो इन सब का अध्ययन किसमें करते हैं अपन? इकोलॉजी में या पारिस्थितिकी में। अगली शाखा देखते हैं अपन, विज्ञान की अगली ब्रांच देखते हैं, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। आनुवंशिकता व विभिन्नता का अध्ययन। आनुवंशिकता व विभिन्नता का अध्ययन। विभिन्नता का अध्ययन। देखो, साइंस की वो शाखा, साइंस की वो ब्रांच जिसमें किसका अध्ययन किया था? आनुवंशिक। आनुवंशिक का मतलब होता है वो लक्षण जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके आनुवंशिक लक्षण। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षण किसके थ्रू जाते हैं? आपके जीन्स के थ्रू। जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र पर। गुणसूत्र किससे मिलके बने होते हैं? आपके डीएनए से मिलके बने होते हैं। विभिन्नताएं, जब आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक जनन होगा, तो जो जीव बनेगा दो अलग अलग जगह से आए हुए गुणों के से मिक्सअप होकर एक नया जीव बनता है, और उसी से क्या उत्पन्न होती है? विभिन्नताएं। और विभिन्नताओं से क्या होता है? उद विकास, इवोल्यूशन, नए जीव का विकास होता है। और विभिन्नताएं वो लक्षण है, विभिन्नताएं वो चीज है जो वातावरण में रहने के लिए व्यक्ति को अनुकूल बनाती है, उसमें नए परिवर्तन करती है ताकि वो वातावरण में अपने आप को आसानी से सर्वाइव कर पाए। तो इसका अध्ययन किसमें करेंगे अपन? आनुवंशिकी में। अगली शाखा देखते हैं अपन, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन। कोशिका आधारभूत जीव की संरचनात्मक और आधारभूत, जीवित जीव की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की आधारभूत और संरचनात्मक इकाई क्या? आपकी कोशिका। कोशिका क्या होती है? कितने प्रकार की होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? कोशिकाओं का क्या महत्व होता है? ये सब अध्ययन अपन किसमें करेंगे? कोशिका विज्ञान में। इसको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान की अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये आपकी क्या था? आपका कोशिका विज्ञान। अगली शाखा देखते हैं, शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी।
जीवों की सभी जैविक क्रियाओं का, जीवों की सभी जैविक क्रियाओं का अध्ययन, जैविक क्रियाओं का अध्ययन। कोई भी जीव है उसमें कौन कौन सी जैविक क्रियाएं होती है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, उपापचय क्रियाएं, अपचय, उपापचय, ये सब मिलके किसमें अध्ययन करेंगे, शरीर क्रिया विज्ञान में। उनकी फिजियोलॉजी क्या, उनमें कौन कौन से रसायनों का उपयोग हो रहा है, जैसे भोजन का पाचन हो रहा है तो आमाशय में HCl बन रहा है, वो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो वो सब किसमें अध्ययन करेंगे अपन, फिजियोलॉजी में। जैविक क्रियाएं कौन कौन सी जैविक क्रियाएं, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, प्रजनन है, ये सब क्या आपकी जैविक क्रियाएं। इन सब का अध्ययन किसमें करेंगे अपन, शरीर क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी में करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी ब्रांच है। पादप रोग विज्ञान। इसको बोलेंगे पैथोजन, प्लांट पैथोलॉजी। देखो, पैथोजन का मतलब होता है रोग कारक, पैथोलॉजी का मतलब होता है जो रोग फैलाते हैं वो वाले कारक, उनका अध्ययन करना। तो प्लांट में कौन कौन से जीवों के द्वारा रोग फैलते हैं उन सब का अध्ययन किसमें करेंगे अपन, पादप रोग विज्ञान। इसका नाम आता है प्लांट पैथोलॉजी। तो वो डायरेक्ट पूछेगा प्लांट पैथोलॉजी, निम्न में से प्लांट पैथोलॉजी से संबंधित कौन सी शाखा है, या प्लांट से संबंधित वह कौन सी शाखा है जिससे रोग उत्पन्न होते हैं। तो वहाँ क्या आंसर आ जाएगा, प्लांट पैथोलॉजी। कि पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं, किन किन कारकों के द्वारा होते हैं, किन किन पैथोजेंस के द्वारा होते हैं। पैथोजेंस का मतलब होता है रोग उत्पन्न करने वाले, जैसे कवक है, इसके अलावा जीवाणु है, विषाणु है, इन सब से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं उन सब का अध्ययन करेंगे अपन प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत। अब देखते हैं अपन अगली शाखा कौन सी। वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं पर जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं अपन, पूरा वनस्पति विज्ञान। अगली है आपकी पूरा वनस्पति विज्ञान। इसको बोलते हैं पेलियोबोटनी। पूरा वनस्पति विज्ञान या पेलियोबोटनी, अर्थात जो पौधे थे अपन को कैसे पता चला कि कौन सा पौधा या पौधों के जीवाश्मों की संरचनाओं का अध्ययन, ये कह सकते हैं पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्मों का अध्ययन, फॉसल्स का अध्ययन। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, क्या पादपों के भी जीवाश्म मिलते हैं? हाँ, पादपों के भी जीवाश्म मिलते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? वे भाग, पादपों व जंतुओं के वे भाग, कोमल भाग तो नष्ट हो जाएंगे और कठोर भाग क्या हो जाएंगे, विभिन्न परतों के अंदर, पृथ्वी की विभिन्न परतों के अंदर क्या हो जाते हैं आपके, दब जाते हैं। और जब खुदाई की जाती है, आर्कियोलॉजी वाले, आर्कियोलॉजिस्ट, फॉसल्स वैज्ञानिक जब इनको खोजते हैं, खुदाई करते हैं तो उनके जीवाश्म मिलते हैं, अलग अलग जगह से जीवाश्म मिलते हैं और उससे पता चलता है कि इस काल में, इस युग में ये वाला पौधा था, इसकी आकृति ऐसी थी। जैसे आपके मीसोजोइक काल में, मीसोजोइक युग में, मीसोजोइक एरा में जीवाश्म, वो आपके डायनासोर्स के जीवाश्म मिले थे। डायनासोर्स को किसी ने नहीं देखा। मीसोजोइक एरा, मीसोजोइक काल ऐसा काल था जिसको क्या कहा जाता है, रेप्टाइल्स का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में क्या था आपके जीवाश्म किसके, सॉरी उस टाइम में क्या थे आपके डायनासोर थे पृथ्वी पे। वो विभिन्न प्रकार के थे, शाकाहारी थे, मांसाहारी थे। जो शाकाहारी थे उनका आकार बहुत बड़ा था, मांसाहारी छोटे आकार के थे। धीरे धीरे अर्थ पे ऐसे परिवर्तन हुए जिससे उनकी जाति या स्पीसीज क्या हो गई आपकी खत्म हो गई।
तो इन सब का पता कैसे चला अपन को कि ये डायनासोर थे, किसने देखे नहीं थे? ये खुदाई से इनके जीवाश्मों का जब अध्ययन किया तब पता चला कि क्या थे ये, ऐसे जीव भी पृथ्वी पे कोई टाइम थे। इसके अलावा जैसे मनुष्य के जीवाश्म सबसे पहले कहाँ मिले? अफ्रीका में मिले। कौन सा मानव था? अपने विकास का क्रम भी इसी के थ्रू पता चला है कि पहले मानव ऐसा था, होमोसेपियन फ्यूचरियन ऐसा होगा, होमोसेपियन ऐसा है, निएंडरथल मानव ऐसे था, क्रोम मैग्नान मानव कैसा था। ये सब कैसे पता चला आपको? जीवाश्मों के थ्रू। तो पादपों के जो जीवाश्म मिले उससे पता चलता है कि ये वाले इस युग में इस प्रकार के पादप और जंतु थे। अगली शाखा देखते हैं, कौन सी शाखा आपकी? आर्थिक वनस्पति विज्ञान, इकोनॉमिक बॉटनी। मतलब जो पादप है उनका आर्थिक महत्व क्या है? जैसे आपके कई पादपों से औषधि मिलती है, कई से दालें मिलती है, कई से फल मिलते हैं। जैसे अपन बात करें अश्वगंध की, विथानिया सोमेनिफेरा, इससे क्या मिलती है आपको? औषधि मिलती है जो जोड़ों के दर्द में काम आती है, रावोल्फिया सर्पेंटाइना। तो इन सब का पता कैसे चलेगा जब पादपों के आर्थिक महत्व क्या, इकोनॉमिक बॉटनी क्या, आर्थिक वनस्पति विज्ञान है, इसके थ्रू अपन को पता चलता है कि पादपों और जंतुओं के बहुत सारे आर्थिक महत्व। जैसे कोई जंतु है डेयरी से रिलेटेड है, दुग्ध है तो वो आर्थिक महत्व आ गया, घी है, पनीर है, इसके अलावा चीज है, तो ये किस में आ गया? आपके जंतुओं में। खाल मिल रही है आपको, बाल मिल रहे हैं, नाखून मिल रहे हैं, फर मिल रहा है, तो ये सब किस में आ गया? आपका आर्थिक महत्व में। अगली शाखा देखते हैं अपन, पादप प्रजनन। अगली शाखा है पादप प्रजनन विज्ञान। पादप प्रजनन विज्ञान, प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग पादपों की प्रजातियों में संकरण करवाकर वांछित गुणों का समावेश करना। इसका तात्पर्य ये है कि पादप प्रजनन विज्ञान, प्लांट मतलब कोई भी पौधा है, आप उसमें अपने हिसाब से परिवर्तन करके वैसा पौधा प्राप्त कर सकते हो। ये जंतुओं में भी लागू होता है, उसको एनिमल ब्रीडिंग बोल देंगे। जैसे आपके पास रोज की 2 वेराइटियां हैं, गुलाब की 2 वेराइटियां हैं। एक गुलाब ऐसा है जिसके फ्लावर का आकार, फूल का आकार बड़ा है, दूसरा गुलाब ऐसा है जिसके फ्लावर का आकार तो छोटा है पर उसका कलर क्या है? आपका अच्छा कलर है। तो आप क्या करोगे? इन दोनों की कलम रोपण एक विधि होती है। कलम इसमें लगा दोगे, जिससे क्या होगा? इसके गुण भी इसमें आ जाएंगे। कुछ टाइम के बाद कलम के थ्रू क्या होंगे? इसका जेनेटिक मटेरियल आपस में मिल जाएगा और आपको ऐसा गुलाब मिलेगा, इसका फूल भी बड़ा होगा, कलर भी क्या होगा आपका अच्छा। ये है आपके प्लांट ब्रीडिंग। मतलब आप जैसे आपके खच्चर है, म्यूल है, खच्चर को बोलते हैं म्यूल। खच्चर को कैसे बनाया गया? घोड़े और गधे के संग, घोड़े और गधे को आपस में मिला के क्या बनाया गया? खच्चर। अब खच्चर में कैपेसिटी ऐसी होती है, वो ज़्यादा वजन ढो सकता है, ज़्यादा वजन ला सकते हो, साथ में क्या कर सकता है? वो घोड़े की तरह तेज भी चल सकता है। तो ये किसका उपयोग है? प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन विज्ञान। मतलब पादप के और जंतुओं के प्रजनन में आप सुधार करके अपने अनुसार वांछित परिवर्तन करके नया पादप और जंतु उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आपकी जो विदेशी नस्लें है गाय और भैंसों की, वो क्या करती है? दूध की मात्रा ज़्यादा देती है, देसी नस्ल इतना नहीं देती है। जैसे जर्सी है, होलेस्टर है, राम भी है, ये क्या है? आपकी गाय की नस्लें।
तो इनका संकरण कराया, देसी और विदेशी नस्लों में आपस में संकरण करवा के नई उन्नत किस्म उत्पन्न की गई। इसके अलावा पहले 1951 से पहले इंडिया में क्या थी, गेहूं की बहुत कमी थी, तो हरित क्रांति की। हरित क्रांति में क्या किया गया, इजराइल का जो गेहूं था उसका संकरण किससे करवाया, जो पंजाब में जो जंगली अवस्था में जो गेहूं की प्रजाति मिलती थी उनमें आपस में संकरण करवाया और उन्नत का किस्म उत्पन्न की। अब जो गेहूं की वैरायटी है, आपको 2-2.5 महीने में एक नई फसल मिल जाती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है। अगर आपको ज्यादा चारे वाली फसल होनी है तो उसमें जो पौधे होंगे गेहूं के उनकी हाइट ज्यादा होगी, और आपको ग्रेन ज्यादा चाहिए, दाने ज्यादा चाहिए, तो ऐसी फसल भी है। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, ये किससे हो पाया, ये आपके प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसके खाद्यान्नों की जो आपूर्ति हो रही है, अपन को बाहर से खाद्यान्न नहीं मंगवाने पड़ रहे। इसके पीछे कौन सी शाखा काम कर रही है, आपकी पादप प्रजनन विज्ञान काम कर रही है। तो ये थी आपकी साइंस की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं। इसके अलावा और भी शाखाएं हैं जो अपन 1-2 शाखाएं और देखते हैं जो और भी इम्पोर्टेंट है। एक शाखा और देखते हैं अपन, वनस्पति भूगोल। वनस्पति भूगोल इसको बोलेंगे जियोग्राफी। वनस्पति भूगोल मतलब पृथ्वी पर वनस्पतियों का वितरण कैसा है, हिमालय रीजन में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, राजस्थान में टेरिडोफाइट्स की कौन सी वनस्पति है, इसके अलावा कौन कौन सी वनस्पतियों का वितरण कहाँ ज़्यादा है, उसका क्या रीजन है, इन सब का अध्ययन किसमें करेंगे अपन, वनस्पति भूगोल में। मतलब वनस्पतियों का ज्योग्राफिकली, वनस्पतियों का कैसा क्या वितरण है, इन सब का अध्ययन किसमें करेंगे अपन, वनस्पति भूगोल में। इसके अलावा है शैवाल विज्ञान, शैवालों का अध्ययन, शैवाल विज्ञान। वनस्पति को बोलते हैं फाइटो, प्लांट को बोलते हैं फाइटो। शैवाल विज्ञान को क्या बोलेंगे, फाइकोलॉजी और एल्गेलॉजी। अर्थात शैवाल विज्ञान, शैवाल अर्थ पे ऐसे प्लांट है, ऐसे पादप है जो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण में इंपॉर्टेंट हो। आप सोचते हो इतने बड़े बड़े पौधे, ये नीम का पेड़ है, आम का है, बरगद का, ये इतना प्रकाश संश्लेषण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, ये 2 से लेके 3% ही करते हैं। और सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, आपके शैवाल करते। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, फाइकोलॉजी या एल्गेलॉजी। तो शैवालों का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन डिटेल से पढ़ेंगे कौन सा शैवाल किस काम में, फूड में भी काम आता है आपका शैवाल। इसके अलावा आइसक्रीम में काम आता है, अगार अगार है, जेली है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट रोल्स प्ले, वो सारे अपन इसमें देखेंगे। ये लेक्चर अपना इतना रखेंगे आज। इन सबको आप डिटेल से देखना, जो जैसे मैंने रिवाइज किया था उन टॉपिक को पढ़ के वापस वो रिकॉल करने की कोशिश करना, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना और आपकी ड्यूटी है, जो आपको कंटेंट मिल रहा है उसको अच्छे से देखेंगे, MCQs बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे क्वेश्चन बन रहा है लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी, कैसे क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपकी ड्यूटी है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा अपना प्रोफेशन ऐसा है, डॉक्टर्स का प्रोफेशन ऐसा है, प्रेजेंट्स में डॉक्टर की इतनी रिक्वायरमेंट है। आज ना आपकी मस्जिद काम आई है, ना मंदिर काम आया है, ना गुरुद्वारा काम आया है, ना कोई दुनिया भर का चंदा देने जाती थी मंदिर में, प्रसाद चढ़ाए, भगवान की पूजा, ये वो, आज सिर्फ और सिर्फ कौन काम आया है, डॉक्टर काम आया। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मतलब स्वास्थ्य सेवाओं में अपन को इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आज हर गली मोहल्ले में जितने मंदिर और गुरुद्वारे, चर्च ये सब बने, इनसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, आपके स्वास्थ्य केंद्रों की ज़रूरत है।
और वो कब पॉसिबल है? जब आप डॉक्टर बनोगे, नर्स बनोगे, कंपाउंडर बनोगे। तो आज ना तो कोई गिरजाघर काम आया, ना कोई प्रार्थना काम आई है, ना कुछ काम आया। क्या काम आया? सिर्फ डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ। इसीलिए आपका प्रोफेशन वो प्रोफेशन है जो किसी की ज़िंदगी बचाता है। कहा जाता था डॉक्टर, आज सिर्फ आपकी सुरक्षा में कौन सा कोड खड़ा है? व्हाइट कोड। परिभाषाएं बदल चुकी है। भगवान का हाथ है, भगवान ने ये किया, तो भगवान किसकी हेल्प करता है? जो खुद की हेल्प करता है। आज परिभाषा बदल चुकी है। आपका प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? व्हाइट कोट खाकी वर्दी कर रही है। पुलिस वालों ने सब कुछ छोड़ के आपकी सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे हैं, घर नहीं गए, बच्चों का नहीं पता है, क्या कहे, सब्जी तक रेडी वाला जो काम था ना, जो सब्जी वाले को करना था, वो पुलिस वालों ने किया। तो सबसे ज़्यादा किस कोड की ज़रूरत है? वाइट कोड की। वो कब होगा? जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। इतने डॉक्टर्स, इतने नर्सेज, इतने पैरामेडिक, मतलब इस सेक्टर में बूम आने वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस भगवान की है, वाइट कोट वाले भगवान की है। और वो कब पॉसिबल होगा? जब आप अच्छे से मेहनत करोगे, अपने टॉपिक को, अपने एम का, जो आपका एम है उस पर फोकस रखोगे, मेहनत करोगे। लॉकडाउन चलता रहेगा, परिस्थितियाँ बदलेगी, परिस्थितियाँ वापस नॉर्मल हो जाएगी, पर आपका उद्देश्य, आपका जो एम है वो इधर से उधर नहीं होना चाहिए। मैं आपके साथ मेहनत कर रही हूँ, आपको मेरे से 400 गुना ज़्यादा मेहनत करनी। और मेरे बच्चे जब डॉक्टर बनेंगे, मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से या मेरे पढ़ाई हुई मेहनत से, चैनल से जब आप मुझे मिलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए।